गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर अपनी एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी विथ एग्जाम्पल। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विथ एग्जाम्पल एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होती है, इसके अंदर प्रमेय 1.3। कोई बताएगा बच्चे की एनसीईआरटी की बुक में हमने प्रमेय 1.3 क्या पढ़ी थी? बोलिए बच्चे, एक बार जल्दी से माइक ओपन करके, क्या किसी को याद है प्रमेय 1.3 यानी कि थ्योरम 1.3? बोलिए, अगर किसी को भी याद है आप लोग जल्दी से अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। देखिए, वन प्रमेय 1.3 के अंदर हमने ये याद किया था कि अगर हमारे पास में की पी एक प्राइम नंबर है, पी क्या है हमारे पास में? प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। पी क्या एक प्राइम नंबर है, यानी कि पी एक अभाज्य संख्या है। अगर पी एक अभाज्य संख्या है, अगर पी किसी संख्या के स्क्वायर को पूरा पूरा भाग करता है, पी एक अभाज्य संख्या है और पी किसी संख्या के स्क्वायर को पूरा पूरा भाग करता है, तो पी ए को भी भाग करेगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? देखिए, जैसे कि अगर हमने मान लिया एक अभाज्य संख्या यानी कि एक प्राइम नंबर हमारे पास में 3 है, और 3 क्या करता है बच्चे? 6 के स्क्वायर यानी कि 36 को पूरा पूरा भाग करता है 3। तो बच्चे 36 को 6 के स्क्वायर को अगर 3 पूरा पूरा भाग करता है तो 6 को भी 3 पूरा पूरा भाग करेगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? एक बार बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को कि किसी संख्या के स्क्वायर को अगर एक प्राइम नंबर भाग करता है, बच्चे वो प्राइम नंबर उस संख्या को भी भाग करेगा। ये एक हमारे पास में प्रमेय थी, यानी कि एक थ्योरम थी हमारे पास में 1.3। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 7 के स्क्वायर को 49 को 7 भाग करता है, और हम लोग ये जानते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो बच्चे ये 7 को भी भाग करेगा, ये 7 को भी भाग करेगा। ये थ्योरम है हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 विथ एग्जांपल कंप्लीट थी। और अगर हम लोग आज बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, तो बच्चे इसके अंदर पहला एग्जांपल यही है कि √3 एक, जैसे यहाँ पे लिखा भी है हमारे पास में, क्या लिखा है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक, इसको यहाँ पूरा का पूरा प्रूफ करने का प्रोसीजर आप लोगों को दिखाया गया है कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अपना एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास में सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में? कि बच्चे हमें प्रूफ करना है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। क्या करना है हमें प्रूफ? कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक मेथड का इस्तेमाल करना होता है। क्या कोई बच्चा नाम बताएगा उस मेथड का नाम क्या होता है? बोलिए। देखिए, हमारे पास में एक मेथड होता है विरोधाभास मेथड। यानी कि विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि पहले आप किसी चीज की गलत कल्पना कर लोगे, और फिर आप उसे प्रूफ करके दिखाओगे कि जो आपने कल्पना की है वो क्या हमारे पास में गलत है। देखिए, सभी के सामने क्या हो गई, शायद स्क्रीन चली गई अभी, शायद स्क्रीन चली गई है ना अभी? एक बार बोलिए बच्चे माइक ओपन करके। बोले बच्चे, क्या इतना क्लियर था सभी को? एक बार देखिए, एक सेकेंड रुकिए, शायद आपके माइक बंद थे, अभी हमने माइक ओपन कर दिए। ठीक है, अब आप लोग अपना माइक ओपन करके सारी चीजें बता सकते हो। जैसे कि अभी हम आपसे पूछ रहे थे, तो आप बच्चे चैट सेक्शन में लिख कर दे रहे थे, आप लोग अपना माइक ओपन करके भी चीजों को बता सकते हो। अभी बताइए, सभी के सामने स्क्रीन आ गई है फिर से? ठीक है, देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूफ करना है कि √2 कैसी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अपरिमेय संख्याएं सीखी थी सभी ने। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? बोलिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है?
ये तो गलत बात है कि आप लोग कुछ भी नहीं बताते हो, सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है, उसके बाद भी आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ठीक है, देखिए सामने सभी लोग, देखिए आप लोगों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये चीज याद की थी, क्या चीज याद की थी कि सर हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सीखा था, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या सीखा था हम लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में कि सर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है? तो देखें अगर हम लोग, जैसे कि एक का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, एक, दो का स्क्वायर कितना हो गया, चार, तीन का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में, नौ, चार का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में, 16, पांच का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में, 25। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे कि एक, चार, नौ, 16, 25, ये सभी सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अंडर रूट चार का मान निकालोगे, अंडर रूट चार का मान कितना आएगा, दो। अगर आप अंडर रूट तीन का मान, नौ का मान निकालोगे तो कितना आएगा, वो तीन आएगा। इसी तरीके से अगर आप अंडर रूट 16 का मान निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। अगर आप अंडर रूट 25 का मान निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा। लेकिन पर एक से लेकर चार तक के बीच में दो संख्याएं मिसिंग है, कौन कौन सी सही नहीं है सर? एक तो यहाँ पर दो नहीं है, और एक यहाँ तीन नहीं है सर। चार से लेकर नौ तक के बीच में पांच, छह, सात, आठ, ये संख्याएं नहीं है। ये बच्चे कौन सी संख्या कहलाती है? ये संख्या कहलाती है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अगर आप वर्गमूल के अंदर दो लिख दोगे और आप पूछोगे बताइए इसका मान क्या है, तो आपको नहीं पता। यानी कि अगर वर्गमूल के अंदर हम लोग एक ऐसी संख्या लिख दें जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अभी आप लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाए रूट तीन, बच्चे वो भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट पांच, बच्चे ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट छह, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट सात, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको प्रूफ करना है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग जानते हो कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पर ये आपको प्रूफ करके दिखाना होता है एग्जाम के अंदर कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यानी कि सबसे पहला चरण हमारे पास में ये होगा कि आप मान लोगे कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे आप? कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। अगर रूट दो एक परिमेय संख्या है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो रूट दो बराबर ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आपने क्या मान लिया कि जो हमारे पास में रूट दो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर वो एक परिमेय संख्या है तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन बी। और जहां पर ए और बी कैसी संख्या होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में आपने दोनों तरफ वर्ग किया। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि आपने इधर रूट दो का वर्ग किया और इधर आपने ए अपॉन बी का वर्ग किया। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, रूट दो का वर्ग कितना हो गया, दो, और ए अपॉन बी का वर्ग कितना हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर आपने इसके नीचे वन लिखा और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि आप लोग लिख सकते हो दो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और यहां से आप लोग देखोगे तो बच्चे बी स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो कितना, दो इधर गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि ए स्क्वायर बटे दो। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कि आप लिख सकते हो कि सर जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बटे दो है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक, अब आपने इसको लिख दिया कि हाँ बच्चे, अब यहाँ पर आपने इसको लिख दिया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन टू। यानी कि आप एक देख पा रहे हो कि ये जो है ना ए स्क्वायर दो से भाग हो रहा है। भाई यहाँ से तो आप लोग यही कहोगे ना देख करके कि सर जो ए स्क्वायर है वो दो से भाग हो रहा है। और अभी आपने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर को एक अभाज्य संख्या भाग कर देती है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि सर ए स्क्वायर जो है वो दो से भाग हो रहा है, तो बच्चे ए भी दो से भाग होगा ही होगा। यहाँ पर तीसरा चरण क्या है कि प्रमेय 1.3 का प्रयोग करने पर आपने थ्योरम का इस्तेमाल किया। कौन सी थ्योरम का? कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग होता है तो वो संख्या भी अभाज्य संख्या से भाग होगी। ठीक है, चलिए ये थ्योरम का इस्तेमाल किया। अब आप लोग देखिए अगर आपने दो से भाग किया 14 को, तो बच्चे कितना आ गया, सात आ गया, दो सत्ते 14 कट गया। यानी कि आप 14 को कितना लिख सकते हो, आप 14 को लिख सकते हो दो गुणा सात। कितना लिख सकते हो, दो गुणा सात। तो जब आपने ए को दो से भाग किया तो आप लिख सकते हो ए को कितना, ए बराबर 2m। बच्चे यहाँ पर हमने स्टार लगाया है, ए बराबर 2m।
क्या यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है? माइक ओपन करके बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है, यानी कि आप ए का मान 2m रख सकते हो। कहाँ पर रख सकते हो? सर मुझे ए का मान 2m कहाँ पर रखना है? सर मेरे को ए का मान 2m यहाँ पर रखना है, बी स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर अपॉन 2 में। तो बच्चे आपने बी स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर अपॉन 2 में ए का मान कितना रख दिया? आपने ए का मान 2m रख दिया। जब आपने इसमें ए का मान 2m रखा तो रख के देखिए क्या होगा। यानी कि आपने लिखा जो बी स्क्वेयर होगा वो बी स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वेयर, यानी कि ए की जगह आपने लिखा 2m का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया हमारे पास में 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कितना? बी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटे 2। ठीक है बच्चे, ये 2 से 2 कितना बार में कट जाएगा? देखिए आप लोग देख पा रहे हो आसान से, सिर्फ 4 को हमने 2 से काट दिया 2 बार में, यानी कि हमें दिख रहा है कि बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। और यहां से अगर हम लोग देखें एम स्क्वायर को, तो बच्चे एम स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? इधर 2 गुणा में, तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि बी स्क्वायर बटे 2। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। अब हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि जो बी का स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है, तो बच्चे बी भी 2 से भाग होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं? कि सर देखिए, जो बी है वो भी 2 से भाग हो रहा है, जो बी है वो भी 2 से भाग हो रहा है, और जो ए है सर वो भी 2 से भाग हो रहा है। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? जो ए है वो भी 2 से भाग हो रहा है, और सर जो हमारे पास में बी है वो भी 2 से भाग हो रहा है। लेकिन पर आपने तो कहा था, क्या कहा था? कि जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य की संख्या का मतलब क्या होता है? कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आपकी बात गलत हो गई, क्योंकि ए और बी के अंदर कौन कॉमन है? ए और बी के अंदर 2 कॉमन है। ए और बी के अंदर कौन कॉमन है? ए और बी के अंदर 2 कॉमन है। तो बच्चे अब आप यहाँ लिख सकते हो ए और बी दोनों किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। अतः ए और बी का सार गुणनखंड कितना हो गया बच्चे? 2 हो गया। अतः ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से भाग हो रही है। अब यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत कल्पना कर ली थी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आप लोगों को इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यस डाउट है, सर। अगर अभी बहुत कम बच्चों ने वाई टाइप करके भेजा है। अच्छा, लोकेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपने बीच में क्लास लीव कर दी थी, हमने देखा था, और फिर आपने बाद में ज्वाइन किया। आपको कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ये बताइए, माइक ओपन करके बता दीजिए बच्चे, ऐसे बता दीजिए जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है? लोकेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, या इस बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है, आपको कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? लोकेश के नाम से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपने ये चीज सिद्ध करनी सीख ली कि इसको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि दर्शाइए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये एनसीईआरटी की बुक का, ये एनसीईआरटी की बुक का यस सर। यस सर। 5 है। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से ट्राई करते हैं सभी लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? सर सबसे पहला काम हमारे पास में ये होता है कि आप इसे मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? कि √5 एक परिमेय संख्या है। और आप लिखोगे √5 बराबर कितना? कि सर √5 बराबर a अपॉन बी, जहां a और b सहभाज्य संख्या है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि ये हो गया, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चे? दूसरा स्टेप होता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। बच्चे जब आप दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग कितना हो गया? 5। और इधर का वर्ग कितना हो गया? a स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे बच्चे, 5 बी स्क्वेयर बराबर कितना आ गया? a स्क्वेयर। और यहां से आप लोग लिख सकते हो बी स्क्वेयर बराबर, क्योंकि 5 गुणा में इधर आके भाग करेगा। अब तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारे पास में? अब तीसरा स्टेप ये हो गया कि सर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ए का स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है। अगर ए का स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो बच्चे ए भी 5 से भाग होगा। और जब ए से 5 भाग होगा तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 5m।
और ए की वैल्यू 5 है, हमने कहाँ पुट कर दी बच्चे, ए की वैल्यू 5 है, हमने अपने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चौथा स्टेप क्या हो गया, चौथा स्टेप ये हो गया कि आपने ए की वैल्यू 5 है पुट कर दी कहाँ पर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए की जगह कितना रख दिया 5 एम का स्क्वायर बटे 5। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 25 एम स्क्वायर बटे 5, और कट किया तो कितना आ गया 5 एम स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर, या फिर आप लोग यहाँ से लिख सकते हो एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। यहाँ से भी हमें एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है बच्चे, क्या चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि बी का स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो बी भी 5 से भाग होगा, यानी कि अब हमारे पास में दो चीजें आ गई, ए भी 5 से भाग हो रहा है, ए भी 5 से भाग हो रहा है, और बच्चे बी भी 5 से भाग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब ए और बी दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, तो ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और जब ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है तो बच्चे ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बस अब आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए कि स्टेप्स आप लोगों को याद हो गए होंगे कि आप लिखोगे सर √5 बराबर कितना, ए अपॉन बी। यहाँ पर हमें लिखना नहीं भूलना है, बोलना है कि जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अच्छा ये बताओ सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर आप जानते तो है ना? ठीक है, अब आपने दोनों तरफ का वर्क किया, जब आप दोनों तरफ का वर्क करोगे तो बच्चे √5 का वर्क कितना हो गया 5, और इधर कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया हमारे पास में 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 5, यानी कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ कि सर जो बी का स्क्वायर है, सॉरी जो ए का स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है, ये रहा बच्चे ए भी 5 से भाग होगा, और जब ए 5 से भाग होगा तो हमने ए का मान कितना ले लिया 5m, और हमने ए का मान 5m कहाँ रख दिया इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन हमने ए का मान 5m रख दिया, रख दो ए का मान 5m, बच्चे बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर 5m का स्क्वायर बटे 5, देखा जाए तो कितना हो गया बच्चे 25 एम स्क्वायर बटे 5, और ये कट गया 5 बार में, यानी कि जो बी का स्क्वायर है वो हो गया 5m स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर बटे 5, क्यों, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा। बच्चे यहाँ से आपको यस साफ सर। दिखाई दे रहा है कि जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है, तो बच्चे बी भी 5 से भाग होगा। अब हमारे पास में दोनों चीज आ गई, बी भी 5 से भाग हो रहा है, और बच्चे हमारे पास में ए भी 5 से भाग हो रहा है, ये रहा सॉरी ए भी 5 से भाग हो रहा है, यानी कि दोनों ही संख्याएं 5 से भाग हो रही है, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों 5 से विभाजित है। अतः ए और बी का सार गुणनफल कितना हो गया 5, अगर दोनों 5 से विभाजित है, इनका h से यस 5 है, सर। तो अब ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अब ये नहीं है तो आपने तो कहा था है, देखो आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, और अब आप कह रहे हो कि ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, तो बच्चे ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है या नहीं, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको मानना पड़ेगा कि √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बोलिए। नो सर, नो सर। ठीक है, यानी कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते सर हैं। हमने पहले से कर रखा है ये। ठीक है, बट आप ही तो कह रहे थे कि आज 1.2 करा दो, 1.1 कराई थी, हमने तो चॉइस। सर जो बुधवार को जो क्लास थी ऑनलाइन, तो उस दिन शाम को ली थी मैंने क्लास 8 बजे, अच्छा, वो 8:30 आपने बजे। आपने दूसरा बैच भी ज्वाइन कर लिया था? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो आपको लिंक्स आते होंगे एडिशनल बैचेस के, तो उसमें सिलेबस थोड़ा आगे पीछे चलता है। ठीक है, तो ये तो आपका रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है क्योंकि सारी चीजें हमने इस बैच के अंदर भी कंप्लीट की है। पहले ओके शायद सर। आप ज्वाइन करते थे, इस बैच को नहीं करते थे, बट इस बैच के अंदर भी हमने सभी चीजों को कराया है। ये तो लास्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आप, ओके सर। हाँ ठीक है, अगर आपको डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं, वरना तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, जहां पर आपको ये दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है। या तो इतना ही लिखा आएगा
और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लगभग लगभग 4 या 5 नंबर का। कितने नंबर का? 4 या 5 नंबर का। और यस सर। यही क्वेश्चन अगर आपको 2 या 3 नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का आता है, तो दोनों क्वेश्चन को करने के मेथड अलग अलग हो गए। अलग अलग का मतलब क्या है कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आया है, वो हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है कि दर्शाइए कि 3√2, 3√2 एक अप्रिमेय संख्या, ये आपको दर्शाना है। और ये क्वेश्चन आपका आ रहा है 2 से 3 नंबर के बीच में, तो बच्चे इसको आप लोग कैसे करोगे वो अभी हम समझा दे रहे हैं। और अगर आपको यही क्वेश्चन आ रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन आ रहा है 4 से 5 नंबर के लिए, बच्चे आपको करने का थोड़ा सा मेथड बदलना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आएगा, जब ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आएगा, तो पहले आपको प्रूफ करना होगा कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। पहले आपको ये करना होगा, √2 एक अप्रिमेय संख्या है। पहले आपको ये इतना सोल्व करना होगा, ठीक है? क्लियर? और ये तो आप कर ही लोगे। अभी तो क्या था आपने कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, देयरफॉर √2 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य संख्या है, दोनों तरफ का वर्ग करने पे 2 बराबर a²/b²। इस तरीके से आप लास्ट में प्रूफ कर दोगे। क्या प्रूफ कर दोगे लास्ट में? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कि आप लोग इसे प्रूफ कर दोगे? प्रूफ कर लोगे ना आप इसको? अब यस यहां सर। तक करने के बाद में फिर आपका दूसरा पार्ट शुरू होगा। 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है, इसको आप बाद में प्रूफ करोगे। कैसे करोगे? अब आप उसको ऐसे प्रूफ करोगे जैसे आप इसको कर रहे हो। यानी कि जब ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आएगा तो उसमें 2 पार्ट्स है। 2 पार्ट्स के क्या है कि पहले आपको ये प्रूफ करना होगा, उसके बाद में आपको पूरा प्रूफ करना होगा। लेकिन पर अगर ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आता है, तो आपको इतना हिंट साथ में दिया जाएगा पेपर के अंदर। कितना हिंट? दर्शाइए कि 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है, जहां जहां √2 एक अप्रिमेय संख्या है। यानी कि √2 पहले से ही एक अप्रिमेय संख्या आपको बताई जाएगी, यानी कि अब आपको ये प्रूफ नहीं करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, इसके अंदर भी वही स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स है? देखिए सर, इसके अंदर भी वही स्टेप्स है जो कि हम लोग जानते हैं। कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। क्या मान लिया हमने? कि माना 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? सॉरी, 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिख सकते हो तीन, क्या लिख सकते हो कि 3√2, आप लिख सकते हो बहुत आसानी से कि 3 रूट, मान लिया तो आपने एक अपरिमेय संख्या है, देयरफॉर आप लिखोगे 3√2 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में आपने क्या किया? स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे इस वाले में। इसमें हमें क्या करना होगा कि आपने लिखा कि सर यहां से आप √2 को अलग करो। यहां से आपने लिखा कि सर √2 बराबर a/b, तो पहले से था। 3 इधर गुणा में, तो इधर आके 3 क्या कर देगा? भाग कर देगा। यानी कि आपके पास में आ गया √2 बराबर a/3b। ठीक है, अब आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा a/3b के साथ में। क्या सोचना पड़ेगा? कि बच्चे अगर हम लोग देखें, क्या देखा जाएगा बच्चे? कि अगर हम लोग देखें तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि a/3b एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सर a/b के रूप में लिखी है, जहां a और b कैसी संख्या है? पूर्णांक है। तो a/3b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देयरफॉर अगर ये a/3b एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे सर इसको कंपेयर किया जा रहा है, इसकी तुलना की जा रही है √2 से। तो हमेशा कंपेयर, यानी कि जो तुलना की जाती है वो समान वस्तुओं की जाती है, समान चीजों की। तो ये अगर हमारे पास में परिमेय संख्या है, तो √2 भी हमारे पास में कितनी आ गई? a/3b एक परिमेय संख्या है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि √2 भी एक त्रिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? एक त्रिमेय संख्या है।
फिर आप लिखोगे साथ में किंतु, ये आप लोग जानते हो। फिर आप लिखोगे किंतु, क्या किंतु बच्चे, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्या क्या विरोधाभास उत्पन्न हो गया, कि आप कह रहे हो √2 एक परिमेय संख्या है, और आप कह रहे हो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है वो इस वजह से उत्पन्न हुआ है क्योंकि आपने एक गलत कल्पना कर ली थी। आपने गलत कल्पना क्या कर ली थी, कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। आप लिख दोगे देयरफॉर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि आपको इस तरीके से करना होगा, जैसे कि आपने मान लिया कि 3√2 बराबर a/b, ए और बी सहभाज्य संख्या है। फिर आपने कहा सर √2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a/3b। अब हम लोग जानते हैं a/3b तो एक परिमेय संख्या है, और जो तुलना होती है वो समान चीजों की होती है। अगर ये परिमेय है, अगर ये परिमेय है, आप जो इसकी तुलना करोगे तो एक परिमेय संख्या के साथ ही कर सकते हो। तो फिर आपने कहा सर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, सॉरी रूट, यहाँ पे 2 आएगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन पर √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि आप बोल रहे √2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए कितने क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक, यानी कि सभी ने वाई टाइप कर दिया है चैट सेक्शन के अंदर, और आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो क्योंकि आप लोग माइक वाइक ओपन नहीं कर रहे हो बीच बीच में, ना ही शोर शराबा हो रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, कि आपको दर्शाना है कि 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है। आपको दर्शाना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भी, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें वैसे ही करना होगा जैसे कि हम लोग अभी तक करते आए। सर कैसे करते आए अभी तक, कि हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कि हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो 5 माइनस √3 है वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अगर 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है तो आप कह सकते हो 5 माइनस √3 बराबर a/b, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। और जहां पर a और b सहभाज्य संख्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगर ये सहभाज्य संख्या है तो सबसे पहले आपने √3 की वैल्यू निकाली, यानी कि माइनस के √3 बराबर कितना हो गया बच्चे, इधर प्लस का 5 है तो a/b माइनस के 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि आपने अभी तक जो गुणा में चीजें होती थी उन्हें भाग में लेकर आते थे, इधर ये प्लस का है तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो गया बच्चे, माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये माइनस के √3 बराबर है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि √3 बराबर, यानी कि जो चीज माइनस की तो वो प्लस की लिखी, जो चीज माइनस की वो प्लस की, और जो चीज प्लस की वो माइनस की आपने लिखी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जाहिर सी बात पता है कि बच्चे ये एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो एक परिमेय संख्या आएगी, यानी कि 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगर 5 माइनस a/b एक प्रीमियर संख्या है, आप कहोगे तो सर इसकी तुलना किससे की जा रही है, √3 से, तो आप कहोगे सर √3 भी एक प्रीमियर संख्या है, √3 भी कैसी संख्या है, प्रीमियर संख्या है। बट किंतु आप लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या, आप कह रहे हो प्रीमियर संख्या है, जबकि एक अपरिमेय संख्या होती है। आप कह दोगे विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना कर ली थी, कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत कल्पना थी। हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, वही स्टेप्स इसके यस अंदर सर।
हाँ, वही स्टेप्स इसके अंदर भी लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। क्या क्या स्टेप्स हैं कि सर आपने पहले √3 को लिखा, यानी कि माइनस के √3 बराबर, पहले तो आपने माना कि 5 माइनस √3 एक प्रीमियर संख्या है, और अगर ये प्रीमियर संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। फिर आपने लिखा सर माइनस के √3 बराबर कितना हो गया a/b, इधर प्लस के 5 थे तो बच्चे इधर आके क्या हो गए, माइनस के 5 हो गए। अब आपने माइनस के 3 से प्लस के 3 लिखे, यानी कि आपने माइनस की चीज को प्लस कर दिया और प्लस की चीज को माइनस कर दिया। आपने लिखा 5 माइनस a/b एक प्रीमियर संख्या है। अब आप प्रीमियर संख्या की तुलना एक प्रीमियर संख्या से कर सकते हो। बच्चे अगर 5 माइनस ए बी अपॉन 5 माइनस a/b एक प्रीमियर संख्या है तो √3 भी एक प्रीमियर संख्या होगी, परंतु √3 एक अप्रीमियर संख्या है। बच्चे यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना कर ली थी कि 5 माइनस √3 एक प्रीमियर संख्या है। आंसर क्या होगा कि 5 माइनस √3 एक अप्रीमियर संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो शायद ये क्वेश्चन है हमारे पास में, √3 प्लस √5 एक अप्रीमियर संख्या है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे तो करा देंगे और अगर आप मना करोगे तो हम लोग नहीं कराएंगे आपको। बस अब आप इतना बताना जल्दी से कि आप लोगों के सामने एक दूसरी स्क्रीन शेयर हुई क्या एनसीईआरटी की बुक की? बोलिए, हो गई शेयर? ठीक है। तो बच्चे आपसे अब पूछा जा रहा है √3 एक अप्रीमियर संख्या है, आप कहोगे सर बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि अभी आपको समझाया गया है। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है अच्छा कि 5 माइनस √3 एक अप्रीमियर संख्या है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? बोलिए, ये क्वेश्चन आप कर लोगे 5 माइनस √3? अभी आप लोगों को समझाया गया है कि 5 माइनस √3 को हम लोग कैसे करेंगे। और यहाँ पर यस सर। एक क्वेश्चन और लिखा है बच्चे, ये रहा 3√2 एक अप्रीमियर संख्या, ये भी आपको समझा दिया गया है कैसे करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बच्चे यही क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दिए गए हैं। ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल तो सारे हैं, अब एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो मेन एक्सरसाइज है 1.2 उसके अंदर ये क्वेश्चंस है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस है। देखो आप ये भी कर लोगे, करा दिया गया है, आप ये भी कर लोगे, समझा दिया गया है पूरा का पूरा। बोलो समझा दिया गया कि नहीं कराया गया है? सर। ठीक है। आप ये भी कर लोगे, आप ये भी कर लोगे और आप ये भी कर लोगे। बस इसमें आपको देखने में अजीब लग रहा है कि सर ये 1/√2 लिखा है। बच्चे अगर ये देखने में अजीब लग रहा है तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए सिद्ध करा दें आपको कि 1/√2 एक अप्रीमियर संख्या है। बताइए इसको कैसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। बोलिए। देखिए सबसे पहले आपको वही करना है कि आपने लिखा माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। ठीक है। तो बच्चे एक परिमेय संख्या है तो आप लिखोगे 1/√2 बराबर a/b, और यहाँ पर a और b सहभाज्य संख्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अब आप सर। ये कहोगे कि सर इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल लिखने का मतलब है कि सर 1/√2 को हम लोग √2 लिख लेते हैं, यानी कि क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं विद क्रम। तो बच्चे आप उसको लिख सकते हो √2 बराबर, तो बच्चे इधर भी पलट जाएगा, कितना हो गया b/a हो गया। ठीक है। अब आप लोग बहुत आसानी से कह सकते हो कि सर b/a एक कैसी संख्या है, सर b/a एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देयरफॉर आप लिख दोगे √2 के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो आप लिख दोगे √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु आप लोग जानते हो, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आपने गलत कल्पना कर ली थी। देयरफॉर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए किसी बच्चों को कोई डाउट?
ठीक, सर। यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है बच्चे। इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें यही थी। अब देखो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास में ये क्वेश्चन है कि आप ये बताना, इफ, यदि, क्वेश्चन ये है यदि ए और बी दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी और दोनों अलग अलग है, एक बराबर भी नहीं है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि यदि ए और बी दो अलग यस अलग सर। पूर्णांक है, ठीक है, तो निम्न में से तो निम्न में से सही विकल्प चुने, ठीक है। तो आपको नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, उनमें से सही विकल्प बताना कौन सा होगा। ए, पहला विकल्प ये है कि जो HCF होगा ए और बी का, जो HCF होगा ए और बी का, वो बराबर होगा एलसीएम ऑफ ए और बी, ठीक है। बी ऑप्शन, जो हमारे पास में HCF होगा ए और बी का, वो ग्रेटर देन होगा एलसीएम ऑफ ए और बी। तीसरा ऑप्शन कि जो HCF है ए और बी का, वो लेस देन है एलसीएम ऑफ ए और बी। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। कि यदि ए और बी दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से सही विकल्प चुने। आपको निम्न में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा बच्चे। पहला है ऑप्शन ए, यानी कि HCF ऑफ ए कोमा बी बराबर एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। बी है कि HCF ऑफ ए कोमा बी ग्रेटर देन एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर बताइए जल्दी से। किसी को समझ में आया या नहीं आया ये बताइए एक बार। सी ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि एकदम सही ऑप्शन आप लोगों ने दिया है कि सर जो एलसीएम होता है वो बड़ा होता है HCF। कब? जब ए और बी हमारे पास में दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्लियर सभी को? ठीक। नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। यस हाँ सर। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास में ये है कि यदि ए बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 3, बी बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1 है, तो ए और तो ए और बी का HCF होगा। आपको HCF बताना है कितना होगा, ठीक है। ए और बी का HCF कितना होगा। ए ऑप्शन देख लीजिए सर क्या है। इनको मल्टीप्लाई करना है। बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। देखो क्या लिख कर दिया है कि ए बराबर ये है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। बी बराबर ये है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। सर आपसे ये पूछा स्क्वायर है ना इसका। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का HCF होगा। आपसे HCF पूछा जा रहा है कि HCF बताइए कितना होगा। बच्चे स्क्वायर हमें नहीं पता स्क्वायर कहाँ पर है, बस हमें ये पता है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 है। बी बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, सॉरी, गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1 है। तो ए और बी का HCF होगा। बताइए कितना होगा HCF। ओके सर। ऑप्शंस नहीं है,
ऑप्शंस आपको नहीं दिए या ऑप्शंस दे दें, बताओ। दो सर, दे दो दे दें? सर, ऑप्शन दे दो। ठीक है, ऑप्शंस दे देते हैं। तो बच्चे सर ऑप्शंस हम ये, चॉइस कर। क्या चीज? ऑप्शंस है बच्चे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तीसरा ऑप्शन ये है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। और चौथा ऑप्शन ये है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ठीक है, काफी सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है। बट आप लोगों ने सीखा था कि जो एचसीएफ होता है, ध्यान से सुनना, जो एचसीएफ होता है वो होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की घात मिनिमम। मिनिमम यानी कि कम से कम। पहले तो ये देखो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं। सर एक तो 2 कॉमन है। 2 की सबसे छोटी घात कितनी है बच्चे? 2 है। यानी कि जो एचसीएफ हो गया वो हो गया सर 2 की घात 2 गुणा। सर 3 भी कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो बच्चे 3 की छोटी घात कितनी है? तो 3 की छोटी घात 3 है। और कौन कॉमन है? 5 कॉमन है। बच्चे 5 की छोटी घात कितनी है? 2 है। सिर्फ कॉमन फैक्टर, क्या 7 कॉमन है? 7 कॉमन है ही नहीं, तो 7 आएगा ही नहीं। यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया, एचसेफ कितना आ गया? 2 की घात 2 3 की घात 3 इंटू 5 की घात। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछ ली जाती, क्या चीज पूछ ली जाती? इसी क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछ ली जाती कि आप इसका वो बताइए, क्या बताइए, एलसीएम बताइए। कि आप इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा। तो बच्चे बताइए एलसीएम कितना होगा। देखिए एलसीएम होगा हमारे पास में जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान से सुनना, जो कॉमन फैक्टर है बच्चे, आप कॉमन फैक्टर की पावर तो लोगे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, इनटू अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर जो अनकॉमन है वो भी लोगे। जैसे कि सर 2 कॉमन है तो 2 की मैक्सिमम घात कितनी होगी? 3। सर 3 कॉमन है तो 3 की मैक्सिमम घात कितनी हो गई? 4। सर 5 कॉमन है तो 5 की मैक्सिमम घात कितनी हो गई? 3। अब जो कॉमन नहीं है, 7 की पावर 1 कॉमन नहीं है, आपने इंटू 7 की पावर 1 भी लिख दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चले। बताइए कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलिए बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निम्न में से सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? ठीक है, निम्न में से सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? पहला ए ऑप्शन बच्चे हमारे पास में 14 और 35 है। बी ऑप्शन बच्चे हमारे पास में 18 और 25 है। सी ऑप्शन बच्चे 31 और 93 है। और डी ऑप्शन 32 और 62 है। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? बताइए, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म
कौन सा है? बताइए, सहभाज्य संख्याओं का यूनिट कौन सा? दो ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप इतनी देर से सहभाज्य 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 पढ़ रहे थे, आपने तो एक बार भी नहीं कहा, आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि सर सहभाज्य नहीं पता। बोलिए। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं आप इतने टाइम से पढ़ रहे थे कि हर क्वेश्चन में आप लिख रहे थे ए अपॉन बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। और हमने आपको पूछा भी था क्या सभी को सहभाज्य संख्याओं के बारे में पता है, तब भी किसी ने नहीं बोला कि नहीं पता। और फिर आपको इस क्वेश्चन को करने से इतना तो हिंट लग गया है कि आपने लिखा था कि सर ए भी 2 से भाग हो रहा है, सर बी भी 2 से भाग हो रहा है, यानी कि ए और बी दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। और जब ए और बी दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि अगर दो संख्या हमारे पास में है और वो दोनों किसी एक कॉमन संख्या से भाग हो जाए तो वो सहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बात जो हमने अब तक पढ़ा था। अगर इन दोनों को देखें तो सर 14 तो 7 से भाग होती है, ध्यान से सुनना, 14 तो 7 से भाग हो जाती है, सर 35 तो 7 से भाग हो जाती है। इन दोनों संख्याएं, मतलब ये दोनों संख्याएं 7 से भाग हो जाती हैं, इसलिए दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या नहीं है। सर देखा जाए तो ये 31 से भाग हो जाती है, सर 93 को देखा जाए तो ये भी 31 से भाग हो जाती है, ये दोनों संख्याएं 31 से भाग हो जाती हैं, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसको देखा जाए तो बच्चे 2 से भाग हो जाता है, सर 62 भी 2 से भाग हो जाती है, ये दोनों संख्याएं 2 से भाग हो जाती है, इसलिए सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या ये दोनों ऐसी संख्याएं, क्या आप इनको किसी से भाग कर सकते हो? ऐसी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 को भी भाग कर दे और 25 को भी भाग कर दे। ठीक है, क्योंकि 25 सिर्फ 5 से भाग होगा और 18 5 से भाग नहीं होगा। तो अब आप कह सकते हैं दोनों संख्या किसी एक संख्या से भाग नहीं होती है। अब इतना समझने से अच्छा ये है कि आप ये समझ लो कि सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है बच्चे। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, क्या होता है सहभाज्य संख्याओं का मतलब? जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, यानी कि उन संख्याओं के बीच में कुछ भी चीज कॉमन ना हो। सर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखा जाए तो इनका एचसीएफ 1 है। ठीक है, इनका एचसीएफ 7 था, इनका एचसीएफ 93 था, सॉरी 91 31, और इनका एचसीएफ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, शायद वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? यस सर। किसी का भी सही नहीं था ये, किसी ने भी बी ऑप्शन नहीं भेजा, सबने ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, अब बताओ इतना छोटा सा कंसेप्ट था 10th क्लास के अंदर, इस बार तो सहभाज्य संख्याएं है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो बच्चे सहभाज्य सभी को क्लियर हो गई है, बता दो। यस सर। चलिए एक चीज और बताओ हमें, हमने पढ़ाया आपको, हमें बहुत अच्छे से याद है। यस सर। क्या आपको भाज्य संख्याएं याद है? यस क्या आपको भाज्य संख्याएं याद है? भूल गए? बोलो भूल गए? सर याद है। बताओ क्या होती है भाज्य संख्याएं? बोलिए क्या होती है भाज्य संख्याएं? सर 1 और 2 को छोड़ के जो फैक्टर्स बन जाते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल है सर 4 6 4 6 8 और हम ये कह सकते हैं सर भाज्य, हाँ 12। भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कम से कम, जो कम से कम
तीन संख्याओं से तो भाग हो, कम से कम यस सर। तीन संख्याओं से भाग हो जाए। अब चाहे वो 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, 6 हो जाए, अलग बात है, लेकिन कम से कम तीन संख्याओं से भाग होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आपको ये याद रखना, और आपको ये भी याद कराया था, क्या याद कराया था स्टार लगा के कि अगर a इंटू बी टाइप की कोई सी भी संख्या है तो बच्चे वो एक से भी भाग होगी, ए से भी भाग होगी, बी से भी भाग होगी, वो कम से कम तीन संख्याओं से तो भाग होगी, बाकी किसी और से भी भाग हो जाए तो बच्चे ए इंटू बी के टाइप की जितनी भी संख्या होती है सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है? भाज्य भाज्य संख्या संख्या। कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई सर। बच्चे को कोई डाउट? नो नो सर। सर। नहीं। एक क्वेश्चन और पूछ लें आपसे। यस सर। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि बच्चे a बराबर लिखा है 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 4। b बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5। आपसे कहा जा रहा है कि आप HCF बताइए a और b का कितना होगा। ए ऑप्शन, ध्यान से सुन लेना, ए ऑप्शन है बच्चे 90, बी ऑप्शन है बच्चे 180, सी ऑप्शन है बच्चे 360 और डी ऑप्शन है बच्चे 540। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? हुआ क्या किसी का? बोलिए बच्चे, हुआ किसी का? बी ऑप्शन। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया, चलिए देखते हैं। देखिए, आपने एचसीएफ सीखा था अभी कि सर जो एचसीएफ होता है वो होता है कॉमन फैक्टर की घात मिनिमम। सर कॉमन कौन है? 2 है, तो बच्चे 2 की घात छोटी कौन सी है? 2। कॉमन कौन है? 3 है, 3 की छोटी घात कितनी है? 2। कॉमन कितना है? 5, और 5 की छोटी घात कितनी है? 1। बच्चे कितना हो गया? 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9 और 5 की घात 1 5, यानी कि 4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 9 कितना हो गया हमारे पास में? 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलिए यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है क्या? बोलिए बच्चे, क्या यहाँ तक सभी को सारी चीजें यस क्लियर? सर। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अपना बहुपद। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।